हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं 2017, 18 और 19 में पूछे गए सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए 2017 के आपके सामने सभी प्रश्न लिखे गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके मदद से आप ये सीख पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। बाकी तो मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा रखा है, फिर भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत सहायक होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, सारे ग्रुप में शेयर करिए, जहां तक आपकी पहुंच हो वहां तक आप वीडियोस को शेयर जरूर करें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, जिस भुजा के परितः, जैसे चौड़ाई के परितः यहां घुमाया गया, जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह भुजा ऊंचाई बन जाती है और दूसरी भुजा त्रिज्या बन जाती है। तो इसका मतलब यहां चौड़ाई के परितः घुमाया गया और आपको ये बोला गया था जो आयत है एक 17 सेंटीमीटर लंबा जो आयत है ये आपका मान लीजिए 17 सेंटीमीटर और इस प्रकार से 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का आयत है। तो चौड़ाई के परितः घुमाया गया इधर, तो जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वो बेलन की ऊंचाई बन जाता है। यहां पर चौड़ाई के परितः घुमाया गया तो चौड़ाई ही बेलन की क्या बन जाएगी, ऊंचाई, यानी ये आपका ऊंचाई h बन गया जो कि हुआ 7 सेंटीमीटर। और अब आपका दूसरी भुजा यानी लंबाई जो बची वो त्रिज्या बन जाती है। ये चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। ये आपका त्रिज्या बन गया। बस ये बात ध्यान रखें कि किसी भी कागज को घुमाना और मोड़ना दो अलग बात है। यहां पर बोला गया है घुमाने पर यह होता है कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, जैसे इसमें कहा गया चौड़ाई के परितः घुमाया गया, तो जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बन जाएगा बेलन की और दूसरी भुजा त्रिज्या बन जाएगी। और मोड़ने पर केस अलग है, इसका मैंने एक अलग से स्पेशल क्लास के रूप में वीडियो दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए आपको यहां से बताना क्या था, बेलन का आयतन। तो अब कोई दिक्कत नहीं, जब हमारे पास h है यानी ऊंचाई और त्रिज्या है तो बेलन का आयतन तो बहुत ही आसान है। उसका जो सूत्र है बस आपको मालूम होना चाहिए, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब सबके बीच में गुणा है। पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। पाई की जगह देखिए 22/7 रख दिया गया। आर यानी त्रिज्या 17 है तो यहाँ पर आप 17 लिखेंगे, इस पर वर्ग है, वर्ग लगाइए क्योंकि आर पर वर्ग है तो 17 रख के वर्ग लगाया, और h यानी कि 7 तो फिर यहाँ 7 रख देंगे। अब इस प्रकार से 7 और 7 कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका 22 गुणे 17 गुणे 17। ठीक है, 17 गुणे 17 और 17 गुणे 17 कितना होता है आपको मालूम है, 17 और 17 289 होता है। आप सबको वर्ग मैंने याद करने के लिए बोला था। अब देखिए आप क्या करेंगे, 289 को ये ऐसे हम 2 गुणे 11 अगर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, 22 को हम 2 गुणे 11 लिख ले रहे हैं। अब 2 से जरा इसको गुणा करिए, कितना आएगा, 2 9 18, 2 9 18, 2 8 16 1 17। ठीक है, 2 9 18 के 8, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 578 गुणे 11। 11 से गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए आप सीधे 22 से इसको गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा वही आंसर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 से गुणा करने का तरीका ये कि 8 आप किनारे लिखिए, इसको जोड़िए, 8 7 15, 1 बचा, 7 5 12, 1 13 और 5 1 6, 6358, 6358। और क्योंकि सब सेंटीमीटर में था और ये आयतन आपने निकाला इसलिए सेंटीमीटर की घात 3, बस ये आंसर हो गया। आप सीधे डायरेक्ट 289 को 22 से गुणा करिए, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा वही आंसर आपका हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न लग गया। क्या ध्यान रखने योग्य बात थी, जब भी किसी आयत या कागज को जिस भुजा के परितः घुमाते हैं वो भुजा ऊंचाई बन जाती है और दूसरी भुजा त्रिज्या। तो यहाँ चौड़ाई के परितः घुमाया गया था, चौड़ाई के परितः इस वाली भुजा के परितः, तो ये आपका क्या बन गया, ऊंचाई, और दूसरी 17 सेंटीमीटर जो बची वो त्रिज्या बन जाता है। हमेशा यही आपको ध्यान रखना और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। एक बाग में आम के 2304 पेड़ है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। ऐसे प्रश्नों को भी मैंने अच्छे से बताया। ऐसे प्रश्न इस रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कहीं पर आर्मी के जवान या सेना के जवानों की टुकड़ी को लाइन में खड़ा किया गया है, प्रत्येक लाइन में उतने ही सैनिक हैं जितने की लाइनें हैं, और यदि वहां पर कुल 2304 सैनिक हैं तो बताइए हर एक पंक्ति में कितने सैनिक हैं या फिर कितनी पंक्तियां हैं। ऐसे बन सकता है किसी विद्यालय में छात्र खड़े हैं लाइनों में और उतनी ही लाइनें हैं जितनी की
एक लाइन में छात्र है, ऐसे किसी रूप में ये प्रश्न आपके सामने आ सकता है। बस टोटल जब आपको मालूम हो, इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिएगा, बस वही पंक्तियों की संख्या हो जाता है। ऐसा कोई भी प्रश्न हो तो आपको मालूम है यहाँ पर बोला गया 2304 टोटल है आम के पेड़ और पंक्तियां बतानी, बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। बस वर्गमूल भाग विधि से निकालिए चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं भाग विधि से निकाल के दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए 2 जोड़े बना लेते हैं, फिर ये 23 को ऐसी 2 संख्या लेते हैं जिनको आपस में गुणा करें तो 23 या 23 से कम रहे। जैसे 4 लेंगे तो 4 से ही गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 5 लेंगे तो 5 बार ही ले जाएंगे तो 25। आप देख रहे हैं ये बड़ा हो जाएगा तो यही 4 बार जाएगा, 4 चौके ऊपर 4 भी लिख देंगे 16, 4 चौके 16 यहाँ लिखेंगे, इधर से माइनस करेंगे, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। ये इधर वाली चीज हमेशा जोड़ लेते हैं संख्या, 4 4 8 हो गया। अब ये जो पूरा 0 4 बचा पूरा का पूरा जोड़ा ही उतारा जाता है हमेशा। अब देखिए यहाँ 8 लिखा है ना, इधर 8 के बगल में यहाँ जो लिखेंगे वही अब नीचे भी लिखेंगे। तो 4 आपको 704 लाना है तो लगभग 8 ही बार अगर हम ले जाते हैं तो 8 8 64 में 4 मिलता है। ऐसा हमें मालूम, इसलिए हमने 8 बार में सोचा, क्योंकि अगर 7 बार यहाँ 7 लिखते तो यहीं पर 7 लिखना पड़ता। अगर सोचिए यहाँ 7 लिखते तो नीचे भी 7 बार ले जाना पड़ता। ठीक है, जो यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ भी लिखा जाता है, ये रूल होता है। हर बार आपको जो संख्या आप लेंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे, इसमें वर्गमूल में ये ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं 7 लिखता तो 7 7 49, पीछे 9 आता, ये यहाँ 4 है तो 8 बार ले जाए, 8 8 64 के 4 6 बचा, 8 8 64 6 70, देखिए 704 आ गया। तो 8 बार में आप यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे और ये जो आंसर आ रहा है ऊपर भी 8 लिखेंगे। फिर 704 क्योंकि आ गया, अब आगे कुछ संख्या है नहीं, ये कट गया तो आगे इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आंसर ऊपर देखिए कितना आया 48, तो आपने 2304 का जब वर्गमूल निकाला तो आंसर आ गया 48। इसका मतलब उस बाग में 48 पंक्तियां हैं, या कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी ऐसा प्रश्न आए केवल दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 2304 को ऐसे लिख के और 2 से काटते, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, ऐसे कर करके निकालते, उसके बाद जोड़े बना लेते, तब भी हो जाता। ठीक है, ऐसे भी वर्गमूल निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा उचित आपको लगे आप करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, tan 45 देखिए आपको दिया गया है tan 45 माइनस कॉट 30 और प्लस 2 cos 30 और माइनस साइन 90, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें इसका आपको मान बताना है। तो आपको ये टेबल आपको मैंने बनाना सिखाया है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देख लीजिए जाकर के, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है त्रिकोणमिति का पार्ट 2। उसमें मैंने टेबल कैसे बने और कैसे आंसर निकलते हैं, इसके कैसे मान निकलते हैं आपको पता चल जाएगा। देखिए tan 45 का मान मैं रख रहा हूँ डायरेक्ट 1 होता है, tan 45 1, cot 30 हमेशा √3 रहेगा, प्लस 2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, माइनस साइन 90 का मान 1। अब देखिए 2 और 2 ये कट गया, ये आया 1 माइनस √3 और ये प्लस 2 2 कट ही गया, 2 1 कम 2, केवल √3 बचा और ये माइनस 1, माइनस का √3 प्लस का √3 खत्म, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएगा। भाई प्लस 1 में से माइनस 1 0, प्लस √3 में से माइनस √3 0, तो सब आ गया 0। तो फाइनल उत्तर इस प्रश्न का आ गया 0। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको एक समीकरण दिया गया है इस तरीके से 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसको हल करना है। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला आप लिखिए, फिर एक्स वाला लिखिए जो कि यहाँ प्लस का 13x है, इसको ऑर्डर में कर लेते हैं सही क्रम में, और फिर संख्या लिखिए। तो सबको सबके चिन्हों के साथ देखिए मैंने रखा है। जैसे कोई चीज़ कभी आपको ये लिखनी है 3 माइनस 2, तो आप अगर ऐसे बोलते हैं -2 प्लस 3, भाई ये प्लस का 3 हमने पीछे लिख दिया, ये माइनस का 2 आगे लिख दिया, तब भी एक ही बात है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा, एक ही बचेगा, और यहाँ से भी 3 में से 2 जाएगा, एक ही बचेगा। मतलब अगर आप चिन्हों के साथ आगे पीछे लिखते हैं किसी संख्या को तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसका मान नहीं बदलता।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो इसी क्रम में मैंने देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर संख्या, एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर संख्या, इस क्रम में इसको बना लिया। अब आगे का नियम ये होता है कि इस बीच वाली संख्या को दो भागों में ब्रेक करना होता है। अब हम सोचेंगे, और उसके पहले यहाँ से जो ये देखिए जो आपका समीकरण होता है उसमें यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है और यहाँ c नंबर जो होता है इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक संख्या की जगह तो 30 है और इसको यानी c और a का गुणा करते हैं ना, ये लास्ट वाला, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ है इसका, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। तो 1 और 30 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा। इसको आप माइंड में रखेंगे, कहीं रफ पे लिखेंगे, यहाँ पर बीच में साइड में, कहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, रफ वर्क करेंगे इसका। अब आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं चुननी है जिसको जोड़े या घटाए तो 13 हो और उन्हीं को गुणा करें तो 30 हो। तो आप 15 माइनस 2 कर सकते हैं, 15 दूना 30 होगा। जब यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो यहाँ पर भी माइनस वाली संख्या का चुनाव करें, इस प्रकार से 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 13 भी होगा और 15 दूना 30 भी होता है, ठीक है। और ये बाहर x है, x लिखिए, माइनस 30 बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पर x प्लस 15, ये 15 के साथ भी x आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x और ये माइनस 30 बराबर 0। इतना ये सब मैंने आपको करना सिखाया है। अब पहले दो में कॉमन लीजिए तो x कॉमन मिलेगा, यहाँ से देखिए एक x बचेगा और यहाँ से 15 बचेगा। इसमें दोनों में अगर कॉमन लेते हैं और इन दोनों में भी कॉमन देखिए तो 2 भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 15 दूना 30 होता है, माइनस लगा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा। और जब भी माइनस कॉमन हो जाता है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह होता है बीच वाला ये बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा। तो 2 बाहर किया है तो 15 बचेगा, 15 दूना 30 होता है बराबर 0। अब देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में समान चीजें आ रही, तो इनको एक बार लिख लिया जाएगा, और दूसरी ये जो x और ये -2 है इसको एक बार लिख लिया जाएगा बराबर 0। अब दो ब्रैकेट में चीजें हो गई हैं, एक बार पहले ब्रैकेट को भी 0 रख देंगे और ये वाला दूसरे ब्रैकेट को भी एक बार 0 रख देंगे। तो दोनों आंसर, यहाँ से x बराबर ये +15 उधर जाएगा, -15 हो जाएगा, ये आंसर आपका हो गया एक, और यहाँ से x बराबर -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये भी आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो आंसर है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। आपको मैंने अच्छे से इसको डिटेल में समझाया, आप लोग बाकी के वीडियोस जा करके देख सकते हैं और वहां सीख सकते हैं, ठीक। सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के खंडों में इसको अच्छे से सीख सकते हैं, या फिर यहाँ भी आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे इसको करना है। आप वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो आप उसी का सूत्र लगा दीजिए भाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, तो इधर रख दीजिए। पाई का मान 22/7 गुणे r², आपको त्रिज्या बतानी है तो इसको ऐसे रखिए। अब ये 154 के साथ ये 7 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, इधर बटे में है इधर गुणे में हो जाएगा, और ये 22 गुणे में है ऊपर तो ये इधर 22 इस तरफ आके बटे में हो जाएगा r²। अब देखिए 22 से 11 से कटेगा, 11 दूना 22 और ये कटेगा 11 एकम 11, 11 चौके 44 है ना, 11 एकम 11, 4 बचा, आगे 4 आगे 44, तो 11 चौके 44, 2 से 14 7, 7 दूनी 14। तो आप देख रहे हैं यहाँ 7 गुणे 7 बराबर r² है, यानी r² बराबर 7 गुणे 7 आया यानी 49, तो r बराबर √, क्योंकि वर्ग उधर वर्गमूल हो जाता है और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, यही त्रिज्या है, यही उत्तर आ गया आपका। तो त्रिज्या इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 7 आ गया। अगर व्यास पूछता तो त्रिज्या को डबल कर देते, 7 दूनी 14, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है। अगर मान लीजिए इसमें और आगे बढ़ा के उसने कहा होता परिधि बताइए, है ना, त्रिज्या ना बल्कि परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला होता है वृत्त का 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये जो बाउंड्री होती है वृत्त की, यही इसकी परिधि है। तो परिधि पूछा होता तो 2πr फॉर्मूला होता है, 2 × पाई का मान 22/7 और r का मान 7 आ चुका, वर्ग देते 7 7 कट जाता, 22 दूना 44, तो इस केस में 44 सेंटीमीटर परिधि आ जाता आपका आंसर। ऐसा भी हो सकता था अगर ये इतना इस प्रश्न में बढ़ा दे उस समय के लिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से इसको किया, आपको यहाँ त्रिज्या पूछा था इसलिए आप 7 पे उत्तर कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कैसे इस प्रश्न को करना था। क्वेश्चन नंबर 6, 4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड करना। ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न था जो अभी किया था। 4 और 1 का पहले गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4, इसको माइंड में रखिए।
बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़िए, जिसको जोड़े या घटाए तो 5 ही रहे और गुणा करें तो 4, तो इसको 4 + 1 ही लिख दें। अगर हम देखिए यहाँ पर 5 की जगह क्या लिखते हैं, 4 + 1 5 की जगह पर, और बाहर x था x, तो इससे क्या होगा 4 और 1 5 भी हो जाएगा और 4 1 कम 4 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 के साथ भी x आ जाएगा और इस 1 के साथ भी, यानी x से कम x हो जाएगा और प्लस का 1। अब पहले 2 में कॉमन कर लीजिए, तो 4 दिख रहा है यहाँ दोनों जगह और x भी दिख रहा है, यहाँ x 2 बार, यहाँ x 1 बार, तो यहाँ से 1 बार x बच जाएगा और यहाँ से +1। अब यहाँ ना तो x कॉमन है ना तो 1 कॉमन है, तो ऐसी स्थिति में आप 1 कॉमन करेंगे। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में x + 1 ही रह जाएगा। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट में समान चीजें हैं, तो ब्रैकेट वाली चीज को एक बार और दूसरे बार में बाहर जो बचा वो 4x + 1। तो इस तरीके से ये गुणनखंड हो गया, यही आपका गुणनखंड था। इसमें बराबर 0 करके नहीं दिया था, अगर बराबर 0 करके दिया होता इस प्रश्न में, यहां पर पहले इसका आंसर हो गया। आप इसको इतना देख लीजिए फिर मैं बताऊं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर इसी प्रश्न में इसने यहाँ पर बराबर 0 लगाया होता और कहा होता इसको सरल करिए, तो हम क्या करते, बराबर 0 लिखते जाते और फिर x + 1 बराबर 0 एक बार रखते तो x बराबर -1 आता, और फिर 4x + 1 बराबर 0 ऐसे रखते तो 4x बराबर ये 1 उधर जाता -1 और x बराबर -1/4 ऐसे हो जाता है ना, तब ये उत्तर आ जाते दोनों, तो इतना काम बढ़ जाता बस। ठीक है, 2-2 नंबर तक ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर। इस प्रकार से आपका ये 2017 का पेपर इस समय समाप्त होता है, जिसमें अति लघु उत्तरीय 2017 के सभी करा दिए गए आपको, और संभावनाएं जो बन सकती है उन पर भी चर्चा की जा रही है। तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही सहायक हैं, आप लोग ध्यान से सीखिए, समझिए। अब चलिए 2018 के प्रश्नों को लेते हैं और करते हैं। अब आपके सामने 2018 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, अब इनको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2018 का जो पूछा गया था अति लघु उत्तरीय का, उसमें है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44 और 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब आपको ये बोला जाए कि कोई संख्या दी गई हो और इसमें से क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालें। भाग विधि से वर्गमूल निकालें और जोड़े बनाए जाते हैं ना, इसका नियम होता है, इधर से आप जोड़े बना लेते हैं संख्याओं के। तो अब इसके बाद भाग विधि से वर्गमूल करना मैंने आपको सिखाया है। पहला जोड़ा देखिए 19 है, तो जो भी संख्या जैसे 3 लेते हैं तो 3 से 3 को करते, 3 3 9, अगर 4 लेंगे तो 4 से ही करेंगे तो 4 चौके 16 है ना, 5 लेंगे तो 5 से ही करेंगे तो 5 25, ऐसे ही करना होता है। तो 25 तो 19 से बड़ा हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 ये वाला करेंगे तो हम 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौके 16 जो आया उसको यहाँ लिखा जाएगा, और जो 4 बार आप ले जा रहे हैं इसको ऊपर भी लिखते रहिए। ठीक है, ये वाला तो 4 4 ऐड कर लिया जाता है, हमेशा इधर की संख्याओं को जोड़ते जाएंगे, और इस तरफ जैसे आप भाग में करते भाई 19 में 16 गया, 3 बचा। अब क्या होगा, अगली स्टेप में अगला जोड़ा इधर का कॉपी होगा, पूरा पूरा जोड़ा ही पेयर ही नीचे उतारा जाएगा, तो 44 नीचे उतारा गया। अब देखिए 8 यहाँ लिखा है, अब रूल ये होगा कि इस 8 के बाद जो भी लिखेंगे वही नीचे यहाँ भी लिखेंगे। तो क्योंकि हमें 344 लाना है, तो जाहिर सी बात है अगर हम लगभग 4 बार में ले जाएंगे तो 4 चौके 16 और 4 8 32, 1 33, देखिए 336 आया। अगर 8 के पीछे हम 5 लिखते हैं यहाँ, तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और ये 8 5 25 के 5 2 8 5 40 2 42, ये बड़ा हो जाएगा, तो हमें यही ले जाना पड़ेगा 4 बार। तो 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 नीचे भी लिखेंगे। इसमें बस यही बात ध्यान रखनी होती है कि जो संख्या ऊपर ली जाती है वही नीचे ली जाती है। ठीक है, और फिर से यही प्रक्रिया होगी कि इधर की संख्याएं जुड़ जाएंगी, 4 4 8 और ये 8 88, और इधर कितना आया भाई 336 आया, तो इसको 336 लिख लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 आएगा, 13 में से अब तो आगे यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यही बचा। अब ये अगला जोड़ा भी कॉपी हो जाएगा, पूरा पूरा पेयर अब अगली स्टेप के लिए यहाँ पर कॉपी होगा। तो अब देखिए ये 8 9 1 आया और यहाँ 8 8 है। अब आप देखिए यहाँ पर 8 और 8 है, तो इसके पीछे जो यहाँ लिखा जाएगा, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो ये 1600 के आसपास हो जाएगा, ये संख्या बड़ी हो जाएगी भाई, 882 गुना करेंगे 1600 या 1700 के ऊपर हो जाएगा। तो एक ही बार ले जाएंगे, अब एक बार ले जाएंगे तो आया 881, ठीक है, एक बार में। इधर का फिर से जुड़ जाएगा 1 1 2 8 और 8, ये हमेशा जोड़ देंगे, एक जगह थोड़ा छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अब है ही नहीं, तो जो भी बचा आप देखिए 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10 बचा। अब सोचिए जब भी ऐसी संख्या होगी यहाँ तक तो आपको करना ही करना, ये भाग विधि से वर्गमूल है। इसके बाद यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि अब ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ आगे है नहीं, तो यहाँ रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ने कहा है कि इसमें से क्या घटाएं, कौन सी छोटी छोटी संख्या इसमें से क्या घटाएं कि घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो। तो सोचिए अगर ये 10 ना बचा होता,
10 ना बचा होता तो ये पूरा कट गया होता और पूरा पूरा सॉल्व हो जाता, कट जाता, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। आप सबसे पहले तो देखिए 4 बार ले गए थे और ये भी 4 बार ले गए थे और फिर ये 1 बार ले गए थे, इसको भी ऊपर लिखते रहिएगा ध्यान से। तो अब आप देख रहे हैं 10 अगर ना बचा होता तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 ना बचा होता तो वो संख्या पूरी कट जाती। तो इसी 10 को बस इसमें घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे इसी 10 को घटाने पर आप बस उत्तर यही 10 ही घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आपको सिर्फ यही लिखना है, यानी 10 घटाने पर संख्या क्या थी 194491 ये दिया गया था, ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। बस सिंपल यही आंसर हो गया, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो उसने पूछा था क्या कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं, तो 10 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगर पूछता कि इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कई बार ये जोड़ने वाला पूछ लेता, तो उसमें आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए। पहले इसको आप कर लीजिए, मैं बताऊं ताकि ठीक है। यहां तक तो आप इसको भाग विधि से आगे आएंगे ही आएंगे, यहां तक का मतलब इस जगह बस नहीं आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस जगह तक आपको स्टेप करनी ही करनी है, ठीक है, यहां तक आप वही करेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। अब जैसे ही यहां हमको मालूम है कि अगर हम एक बार ले जाएंगे तो ये इसमें से माइनस होके बचेगा, तो आप इससे यहां अंतिम स्टेप में आखिरी स्टेप में यहां पर एक बार में तो इसका सही तरीके से जाता है तो कुछ बच जाता है, तो आप क्या करेंगे एक की बजाय इसको 2 बार लेके चले जाएंगे, एक आगे बढ़ा देंगे। तो जब 2 बार ले जाएंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4। आप देखिए 8 को जब हम 2 बार ले जाते हैं तो कितना आता है 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 अठे 16 1 17, तो कितना आया 1764। ठीक है, तो आप अगर होता कि क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बने, तो आप ये देखिए एक स्टेप हमने ज्यादा कर लिया ना, इन दोनों का बस डिफरेंस यानी अंतर पता कर लेना, यानी 1764 और 891 का हम अंतर पता कर लेंगे, जो कि होगा 4 में से 1 गया 3 और 16, यहां पर 16 में से 9 गया आपका 7 बचेगा और यहां पर आपका 16 में से 8 बचा। ठीक है, देखिए 4 में से 1 गया 3, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ पर 6 बचा, 6 यानी 16 में से 8 गया। ठीक, 873 इनका अंतर जो आया दोनों का घटाने पर, इन दोनों को घटाने पर जो मिला ये 873 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो भी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ऐसे अगर जोड़ने वाला होता तो आप एक स्टेप आगे कर देते हैं भाई, जैसे भाग आप करते हैं कि हमको इतना ले जाना कि इससे बड़ा ना हो, तो बल्कि एक बार में जाना था तो एक के बजाय हमने 2 बार कर दिया। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं और सोच लेते हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, आप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल जो प्रश्न था घटाने वाला वो तो बहुत आसान है, अंत में जो बचता है उसी को आप आंसर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका x² - x - 6 का गुणनखंड। अभी आपने देखा किया था इसका गुणनखंड, तो सबसे पहले तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0। इस c का और इस a का गुणा करते हैं, यहाँ c की जगह तो 6 है और x² के साथ ये होता है, यहाँ कुछ नहीं तो आप इसको 1 मान लेंगे, तो 6 एकम 6, पहले तो 6 एकम 6 हम सोच लेंगे। ठीक है, अब इस बीच वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़े घटाए। तो अब देखिए यहाँ पर x वाली संख्या के साथ b है और यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो आप इसको 1 मान लेंगे यहाँ पर। तो अब ऐसी 2 संख्या लेना है जिनको जोड़े घटाए तो 1 आए और गुणा करें तो 6 आए। तो ऐसा क्या होता है 3 - 2, आप सभी जानते हैं कि इसकी जगह हम 3 - 2 अगर लिख देंगे तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और 3 में से 2 घट के 1 आ भी जाएगा। अब आगे केवल इसको गुणा करना है, 3x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और -6। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे x - 3 और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, ये भी x - 3। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2 3 6 होता है, ये बचेगा। अब ये ब्रैकेट में जो आया x - 3 इसको इकट्ठे और ये जो बाहर बचा है x + 2 इसको इकट्ठे, ऐसे लिख लीजिए। यही गुणनखंड हो गया उत्तर, क्योंकि गुणनखंड करना था। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसने शुरू से ही बराबर 0 दे रखा होता तो देखिए अगर इसने ऐसे 0 दिया होता तो हम सब जगह 0 लिखते चलते, और जब 0 लिखते चलते तो ये x - 3 पहला ब्रैकेट भी 0 हो जाता और ये दूसरा वाला ब्रैकेट भी बाद में 0 रख देते। यहाँ से x बराबर ये -3 उधर जाता +3 और यहाँ से x बराबर 2 उधर जाता तो -2। तो इस प्रकार से फिर ये 2 उत्तर निकल आते, x के मान निकल आते, तब उसमें मान निकालने को बोलता, यहाँ गुणनखंड बोला, बात वही है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कैसे प्रश्नों को करना है और कैसे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए यहाँ पर दिया गया है sec 30 - 2 cot 45 -4/√3 sin 30 और प्लस में 2 cos 0
2 cos 0 डिग्री, यही लिखा है ना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें मान रखना है। तो जैसा कि sec 30 का मान रखना क्या होता है, 2/√3, 2/√3। टेबल आपको बनाना सिखा दिया है, वो आप देख लीजिए कैसे ये मान होते हैं। 2 गुणे cot 45 का मान होता है 1, तो इसकी जगह 1 रख दीजिए, -4/√3, ये ऐसे ही है। फिर यहाँ बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान 1/2 होता है, प्लस 2 cos 0, 2 गुणे cos 0 मानेंगे, बीच में कोई निशान नहीं, cos 0 का मान होता है 1, ठीक। सारे मान हमने रख दिए। अब देखिए जो कट रहा होगा उसको हम काटेंगे, 2/√3, ये ऐसे रहा, 2 1 कम 2 ये हो गया, और ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट के ऊपर 2 नीचे √3, ये माइनस का 2/√3 यहाँ से बचा देखिए कटने के बाद, और प्लस का 2 1 कम 2। अब आप देखेंगे 2/√3 और 2/√3 कट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी उत्तर फाइनल इस प्रश्न का 0 आ गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कैसे ये निकला है, बस मान रखिए, सॉल्व करिए। अगर मान याद है तो बहुत सरल है। तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये भी प्रश्न कैसे किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। जब भी 2 सिक्के उछाले जाते हैं, जमीन पे गिरेंगे, तो हो सकता है कि वो जो 2 सिक्के जमीन पर गिरे हैं, पहले पे हेड आए तो दूसरे पे भी हेड आ जाए, ये एक परिणाम हो सकता है। या हो सकता है पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल ही आ जाए, या फिर पहले वाले पे टेल आए और बाद वाले पे हेड आ जाए। ये 4 परिणाम हो सकते हैं बस। ये एक परिणाम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 परिणाम, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 परिणाम ये संभव है बस, और कोई परिणाम संभव नहीं है। तो ये 4 है। अब इस परिणाम में ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछता कि प्रायिकता बताइए, क्या प्रायिकता होगी जब 2 सिक्के उछाले गए हैं कि दोनों पर टेल आए, दोनों पर ही टेल आए, ऐसी केवल एक घटना दिख रही है, ठीक है। तो प्रायिकता का आप सूत्र लगाते हैं। अगर वो आपसे प्रायिकता या संभावना पूछता तो उसका सूत्र क्या होता है, अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं जो है वो लेंगे, और नीचे कुल घटनाएं, टोटल। तो कुल घटनाएं तो 4 आई हैं 2 सिक्के उछालने पर, ये 4 घटनाएं लिखी हैं, नीचे 4 कर दीजिए। और अनुकूल जो आपको चाहिए, जैसा कि मैंने प्रश्न बोला कि आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पर ही टेल टेल आए, मतलब दोनों पर क्या आए, दोनों पर पूंछ आए या टेल आए। तो ऐसी केवल एक घटना है जिसमें दोनों पर टेल आ रहा है, तो ऊपर 1 लिख देंगे बस, 1/4 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर पूछता या दोनों पर हेड आए तो भी इसका भी 1/4 आएगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा घुमा के प्रश्न पूछे तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका दिया गया है क्यूब रूट में 343। जिनको याद है वो तो फटाक से इस प्रश्न को कर लेंगे। जैसे 343 आप जानते हैं कि 7 का होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 करके आता है। आप देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 7 49, 49 गुणे 7 होगा तो 7 9 63, और 7 चौक 28, 28 6 34, देख रहे हैं। तो इसका मतलब इसका 7 गुणे 7, अब ऐसे समझ लीजिए 7 से आप ये भी कर सकते हैं कि भाई 343 से आपने ऐसे लासा लिया तो 7 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 6 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आएगा तो यही, और क्योंकि घनमूल है, घनमूल में 3 3 के ग्रुप करते हैं, 3 3 संख्याओं को एक साथ ग्रुपिंग करते हैं या जोड़ा बनाते हैं। 576 का ऐसे ही आप करेंगे तो 24 गुणे 24 आएगा। जिनको याद है कि 24 गुणे 24 है वो 24 से ही सीधे लिख लें, और नहीं तो जब आप 576 का इस प्रकार से करते चले जाएंगे, 2 2 से काटते तो अंत में आएगा 24 ही, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ वर्गमूल है तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, यहाँ घनमूल था तो 3 3, देखिए यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से आपका 24 आ गया। गुणा था बीच में, गुणा करिए, 4 7 28, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 14 2 16, ठीक है। 7 चौके 28 के 8, 2 7 दूनी 14 2 16। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 168। इस प्रश्न का आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्रश्न करने थे। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो शंकु की होती है उसको L से लिखते हैं। आप जानते हैं शंकु में तिरछी ऊंचाई क्या होती है। ये आपका शंकु है और इस शंकु में तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई क्या होता है, देखिए यहाँ से जो सीधी रेखा आती है ये ऊंचाई कहलाती है, यानी h, और इस बिंदु से इधर तक का ये देखते हैं आधा r है त्रिज्या, और ये जो होता है टेढ़ी लाइन इसको L यानी तिरछी ऊंचाई, इसी को कहा जाता है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तिरछी कह सकते हैं, कभी कभी यहाँ पर लिखा होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है।
तो अब आप देखिए, आपको मैंने बताया यहाँ पर आपको पहले जो जो दिया है वो नोट करिए। तिरछी ऊंचाई यानी एल दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। तो पहले हमने नोट कर लिया कि चलिए ठीक है, तिरछी ऊंचाई यानी ये वाला 21 आपको दिया है, ये वाला। और आपसे कहा है कि त्रिज्या 8 है, त्रिज्या यानी ये 8 दे रखा है, ये वाला, यहां से ये वाला पोर्शन, ठीक, ये त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वक्र पृष्ठ बताना है। तो आप देखिए, आपको त्रिज्या और एल दे रखा है, त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वक्र पृष्ठ बताना है। अब आप देखिए, वक्र पृष्ठ जो होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल, है ना। तो ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आर भी है एल भी है, कुछ भी करना नहीं है। पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रखिए 8, देखिए ऊपर 8 दिया है, और एल का मान 21 रख दीजिए, सब दे ही रखा, 7 तरीके 21 कट गया, तो ये 22 × 8 × 7। तो अब आप इसको जब करेंगे तो 22 × 8 = 56 हो जाएगा, ये 8 × 56। अब 56 को केवल आपको 22 से गुणा ही तो करना है, 2 × 6 = 12 के 2, 2 × 5 = 10, 11, और यहाँ फिर से वही 2 3 2 1 12 32, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 12 32 आपका आ जाएगा। तो इसको गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा 12 32 ही आएगा आई थिंक। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और क्योंकि ये वक्र पृष्ठ था, वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ बोले तब भी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तब भी, वो एक ही बातें हैं, पाई आर एल होता है शंकु के लिए। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये 2018 के प्रश्न भी यहां से समाप्त होते हैं। अब 2019 के प्रश्न देख लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आपके सामने जो प्रश्न लिखे हैं ये, अब आपके सामने जो प्रश्न लिखे हैं 2019 के प्रश्न हैं, ठीक है, और इनको सॉल्व करते हैं। 2019 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 8000 का घनमूल ज्ञात करना। घनमूल इस प्रकार से लिखेंगे, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए 3 जीरो का, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घनमूल में 8 गुणे, और इधर आप ऐसे कर दें 1000, तब भी वो 8000 ही रहेगा। 8 का 2 होता है और 1000 का 10 होता है, क्योंकि 10 × 10 × 10 करेंगे ना, 3 जीरो का 1 जीरो ऐसे भी हो जाता है, और ये 10 दूनी 20 आ गया इसका उत्तर, ये घनमूल हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 8000 ऐसे लिखते और लासा लेना शुरू करते, 2 चौके 8, 4000 हुआ, फिर 2 यहाँ पर करते, 2 दूनी 4, ये 2000 हुआ, फिर 2 से 1 कम 1000 हुआ, फिर 2 से ये 500 हुआ, फिर ऐसे करते 250 हुआ, 2 से फिर 125 हुआ, फिर 5 से काटते 25 25 125, फिर 5 से काटते 50 25, फिर 5 एकम 5 ऐसे करते। और फिर उसके बाद इनके आपको मालूम है कि ये जो आपको निकल के आ रहे हैं 2 × 2 × 2, 6 बार आपका 2 आया है, इसको आप ऐसे नोट करते, और 3 बार 5 आया उसको नोट करते। और फिर इसका घनमूल निकालने के लिए तरीका क्या होता है, 3 3 की ग्रुपिंग करते, तो आपका आता 2 × 2 × 5, भाई ये वाला जोड़ा ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होता 2 दूनी 4 पंचे 20, तब भी निकल आता। ऐसे भी घनमूल आप निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, सीधे भी देखिए 3 जीरो का 1 जीरो और 8 का 2, सीधे भी 20, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसे निकालिए। तो मुझे आशा है आपको घनमूल निकालना आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा भी कभी कभी प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि सर अगर दशमलव में संख्याएं हो तो कैसे निकालें, जैसे 0.008 है, इसका घनमूल कैसे निकालें, तो इसका घनमूल ऐसे निकालेंगे कि 008 ऐसे आप लिखिए, दशमलव हटाइए, इसके नीचे आप 1 मानिए, और बाकी की जितनी संख्या है उतनी 0 बढ़ाइए, दशमलव हटाना तो आता ही है। अब आप देखिए ऊपर ये तो 8 ही बचा, पहले 0 का कोई मतलब नहीं जब ये दशमलव हट गया, और नीचे 1000 बचा, ठीक है। 8 का आप जानते हैं घनमूल 2 होता है, और 1000 का देखिए 10 होता है, खत्म। तो इसको आप करेंगे 0.2, 10 से 2 को भाग करेंगे, 0.2 उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से दशमलव की संख्याओं का आप घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 16x² - 25 = 0। तो आप इसको सॉल्व करना, x को 16x² = 25 को उधर ले जाएंगे तो ये +25 हो जाएगा। 0 में +25 लिखने का कोई जरूरत नहीं, सीधे 25 लिख दें, 0 का कोई मतलब नहीं है। x² बराबर, अब 16 को उधर लाएंगे, 16 इधर गुणे में, उधर 25 के नीचे क्या हो जाएगा, बटे में, तो x निकालेंगे तो वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 25/16। भाई जो घात 2 होता है उधर वर्गमूल बन जाता है, 25 का आएगा 5 और 16 का आएगा 4, ऐसा भी ये x बराबर हो गया। और अक्सर जब वर्गमूल निकालते हैं तो कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है प्लस माइनस दोनों लगा होता है 5/4, तो ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का भी माइनस का भी, दोनों, ठीक है, या केवल यहाँ पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया,
कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा ही आसान प्रश्न था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आप देखिए आराम से आपसे पूछा गया है, इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया। आप देखिए 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 12 आया, 12 सबसे अधिक बार आया है और बाकी कोई इतनी बार संख्या है नहीं। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होती है। तो इस प्रश्न के लिए जो बहुलक हो गया वो 12, क्योंकि 12 सबसे अधिक बार आया, उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन, ये वही हो गया जो अभी हमने करवाया था आपको कि वहां पर चौड़ाई के परिता घुमाया गया था, देखिए यहाँ पर लंबाई के परिता घुमाया गया था। तो मैंने बताया था जिसके परिता घुमाया जाता है वो क्या बन जाता है। देखिए घुमाना, बेलन को घुमाना एक अलग बात है और बेलन को किसी कागज को या आयत को मोड़ना, मोड़ करके बनाना अलग बात है। मोड़ने में वहां पर परिधि का निर्माण होता है, वृत्त बनता है, और घुमाने में कुछ भी ऐसा नहीं होता। जब भी कोई कागज या आयत घुमाया जाता है तो जिस भुजा के परिता घुमाया जाता है वही भुजा उसकी ऊंचाई बन जाती है और दूसरी भुजा त्रिज्या बन जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लंबाई के परिता घुमाया गया है तो जो लंबाई है वही ऊंचाई बन जाएगी, लंबाई को ही हम ऊंचाई कह देंगे। तो यहाँ की लंबाई क्या थी, 10 सेंटीमीटर लंबा, तो इसको हम 10 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहला ये देखेंगे जिसके परिता घुमाया जा रहा है उसी को ऊंचाई मान लीजिए बस, बाकी बचा त्रिज्या हो जाएगा, जो दूसरी भुजा है वो त्रिज्या बन जाती। घुमाने में और मोड़ने में अंतर है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। यहां पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर, तो आप इसको 3.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। किस किताब में कहां क्या लिखा है आप उसको ध्यान मत दीजिए। अगर आपको देखना है तो आप क्लास 8 कक्षा 8 की हिंदी मीडियम की जो सरकारी पुस्तक है उसको भी देख सकते हैं, वहां पर भी बेलन शंकु में ये नियम स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर कहां पर है, क्या है, तो मैंने कहा ठीक है देख लो, वहां देख लो जाकर के, सबसे आसान है। तो बेलन का आयतन, अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं है। मान रखिए पाई का मान हो गया 22/7, आर त्रिज्या यहां से 3.5 है, इसका वर्ग है, और गुणे एच कितना है 10, ठीक, 22/7 गुणे ये हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5 और गुणे 10, भाई 2 बार था 2 बार इसको कर दिया, 7 से इसको काटिए, 7×5 35, तो 0.5 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 22 के साथ ये 0.5 बचा और गुणे में 3.5 और गुणे ये 10 बचा। तो आप जान रहे हैं यहां से देखिए, अगर मैं इसको 22 और 5, 22 पंचे 110 होता है, 22 को हम 5 से करेंगे तो 110 आएगा, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, मतलब 22 गुणे 0.5 इतना गुणा होकर के तो 11 आ गया, और ये वाला देखिए गुणा होकर दशमलव हट जाएगा, ये 35 आ जाएगा, है ना। 3.5 को 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान उधर बढ़ जाएगा, यानी 35 आ जाएगा। अब 35 गुणे 11 करना बहुत ही आसान है, 11 से जब भी गुणा करते हैं तो ये किनारे वाला नंबर ऐसे लिख लेते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं, 5 3 8 और फिर किनारे वाले ये ऐसे 385 आ गया इसमें। आप चाहे तो इसको इस तरीके से 11 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, तब भी वही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 385 उत्तर आ रहा है, 385 इसका आंसर आ रहा है। और क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ दिया था इसलिए सेंटीमीटर की घात 3 लिखेंगे, क्योंकि ये आयतन था, ये आपने क्या निकाला आयतन, इसलिए आयतन को आप सेंटीमीटर की घात 3 में लिखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। मुझे लगता है अब ऐसे प्रश्न आपको दिक्कत नहीं करेंगे जिसमें आयत के परिता घुमाया जाता है, वो अब दिक्कत नहीं करेंगे अगर आप ढंग से इसको सीख रहे हैं तो। किसी पब्लिकेशन की किताब में क्या है, वहाँ क्या है, दुनिया में क्या है, ये सब चीज़ें करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप इतने विद्वान हैं तो समझिए इस बात को, जैसा आपको समझाया गया है बेहतर तरीके से करिए। कई बच्चों ने, जब पिछली क्लास में मैंने ये बेलन और घुमाने वाला बताया तो उसमें 2-3 बच्चे काफ़ी विद्वान बन गए थे, और मुझे भी लग रहा है ये गलत है, ऐसा है वैसा है। किसी ने पूछा किस किताब में ऐसा लिखा है, कहाँ है, क्या है। तो भाई जब इतना विश्वास नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपने आप से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी विद्वता को दिखाइए, आप मत मानिए हमारा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती। आप ध्यान से समझिए, मैंने बता दिया। आप क्लास 8 हिंदी मीडियम की बुक में जाके गणित की देख लीजिए, यूपी बोर्ड की, ठीक है, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। और कहीं देखना हो तो और कहीं देखिए, मगर बहुत ही स्टैंडर्ड और मानक पुस्तकों में देखिए। इधर उधर की फालतू की पुस्तकों में देखेंगे कि पब्लिकेशन ने ढेरों गलतियां कर रखी हैं। कई जो आप में डीएलएड में पुस्तकें मिल रही हैं उसमें पता नहीं कितनी गलतियां प्रश्नों में होती हैं, आप उसमें देखेंगे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो आप अपना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सामने समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। समीकरण क्या है, x²
+9 माइनस 6x बराबर 0। ठीक है, अब इसको भी हम उसी ऑर्डर में करें, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले x स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर संख्या वाला। तो x स्क्वायर वाला और ये x वाला माइनस का 6x पहले लिख लेते हैं, संख्या को +9 आगे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर दिया, साइन वही रखिए, चिन्ह वही रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वही करना होता है ना कि आप इसको दो भागों में बांटते हैं, जैसे 9 आना चाहिए गुणा करने पे, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, तो 3 + 3 इसको लिखा जा सकता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं x स्क्वायर माइनस 6 की जगह 3 + 3 और बाहर ये x था, x लिख लेते हैं, 9 बराबर 0। तो अब क्या होगा, ये x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस प्लस माइनस ये भी 3x और प्लस का 9 बराबर 0। अब देखिए इसमें 2 में और इसमें 2 में कॉमन करेंगे, x कॉमन लेंगे तो आपका आएगा x - 3, इनमें से यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो ये भी x - 3 आएगा, क्योंकि अब बाहर माइनस कॉमन जब किया जाता है तो अंदर इसका चिन्ह इस जगह पर बदल जाता है, प्लस था माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में समान चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल समान में आ भी रहा है, और जो बाहर लिखा बचा है भाई ब्रैकेट वाली चीज़ को इकट्ठे लिख लेते हैं, और बाहर क्या बचा, ये x और ये -3, इसको दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं बराबर 0। अब इसका मान निकालना है तो x - 3 को भी बराबर 0 रखेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, और इस वाले ब्रैकेट को भी 0 रखेंगे, दोनों का मान 0 है। तो x बराबर ये -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, यहाँ से भी -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से आपका आंसर आ गया, 3 और 3 दोनों। ठीक है, और एक तो ये हो गया, ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ यहीं पर। ये एक आइडेंटिटी भी लग रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ये प्रश्न इस तरीके से हो गया तो आप देख रहे हैं ये बीच में जो बन रहा है भाई, अगर मैं इसको ऐसे करूँ x स्क्वायर माइनस और इसको यहाँ 9 को 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो a स्क्वायर, और ये देखिए 2ab अगर ऐसा करें, ठीक है, तो देखिए 2 3 6x हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। अगर जिनको सूत्र से समझ में आ रहा हो तो वो इससे कर सकते हैं। तो एक बार x - 3 और एक बार फिर x - 3, ये जो होल स्क्वायर इसको 2 बार ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। अब कोई दिक्कत नहीं, इस ब्रैकेट को 0 रखिए एक बार, फिर इस ब्रैकेट को 0 रखिए, आंसर आ जाएगा, जैसा अभी मैंने आगे बताया था। ऐसे भी कर सकते हैं कई लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कॉट में 45 माइनस साइन में साइन स्क्वायर 45 और माइनस का कॉस स्क्वायर 45 और आपको दिया प्लस का साइन 90, ये आपको दिया है, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, ओके, कॉट 45 तो 1 होता है, 1 रख दीजिए, फिर माइनस है माइनस लगे, साइन 45 1/√2 होता है, लेकिन साइन पर स्क्वायर लगा है तो साइन 45 का मान रख के उस पर स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, उस पर वर्ग लगाए तो यहाँ भी वर्ग लगा दीजिए, प्लस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 रख दीजिए। ठीक है भाई, साइन 90 1 होता है, 1 रख दिया, सबके मान रख दिया। 1 माइनस इस यहाँ पर वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। मैंने आप सभी को बताया √2 गुणे √2, भाई वर्ग का मतलब क्या है, √2 का वर्ग है तो इसका मतलब 2 बार ऐसे गुणे में, तो √2 जब भी गुणा होता है 2 आता है। इसी तरीके से √3 गुणा होगा तो 3 ही आएगा, ये सब ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपका ये 1/2 आ जाएगा, वर्ग करके 1 का वर्ग 1 ही होगा, और √2 का 2 हो जाएगा, प्लस का 1। अब आप देखिए 1 और 1 ये जुड़ रहा है, 2 हो गया, हमने ये वाला और ये वाला जोड़ लिया, और ये माइनस हाफ आकर के कितना माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, -1/2 -1/2। अब आप देखिए -1/2 अगर अलग करते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों का हर बराबर है, ऊपर -1 आएगा, 1 1 कितना हो जाएगा -2, 1 1 क्या होगा, 1 1 2 होगा, लेकिन दोनों माइनस की संख्या है इसलिए -2 और नीचे 2 है तो कट के क्या आएगा -1। तो इसलिए इतने की जगह हमने क्या रख दिया -1, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 और 1 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो फाइनल आंसर इस प्रश्न का 1 आ गया। तो आई थिंक आप लोग ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों में शेयर करिए, अच्छे से स्टडी को एंजॉय करिए, आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो, आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।